नमस्कार। आज हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है उस पर थोड़ी बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो करीब करीब मध्य 2025 तक की है। इसमें मुख्य घटनाएं और शांति की जो कोशिशें हो रही हैं वो सब शामिल हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि ये समझा जाए कि ये सब क्यों हो रहा है, इसकी पीछे की वजहें क्या हैं और सबसे ज़रूरी, आज जो शांति वार्ता शुरू हो रही है 28 जुलाई 2025, उसका क्या मतलब है। बिल्कुल। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की थोड़ी गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये कि मामला काफी गंभीर लग रहा है। हाल की झड़पों में मतलब भारी हथियार इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, भारी हथियार, F-16 फाइटर जेट्स तक की खबरें हैं और हवाई हमले भी हुए हैं। और लोगों को घर छोड़ना पड़ा है ना। जी, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। चलिए थोड़ा देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। हाँ, बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई इस बार। देखिए, चिंगारी तो 27 मई को लगी थी, जब एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। अच्छा। फिर जून में एक थाई सैनिक का पैर एक लैंड माइन पर आ गया। लेकिन बात बहुत ज्यादा बिगड़ी 24-25 जुलाई को। 24-25 जुलाई क्या हुआ तब। तब प्रासाद तामुएंथोम मंदिर के पास और वो जो करीब 800 किलोमीटर की विवादित सीमा है ना, वहां कई जगहों पर झड़पें हुई। रॉकेट, आर्टिलरी, F-16 जेट्स भी उसी वक्त। हाँ, F-16 और जमीनी हमले भी। मतलब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। और इसका उफ, इंसानों पर क्या असर पड़ा, आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े दुखद हैं। कम से कम 32 से 36 लोगों की मौत हुई है। इसमें सैनिक भी हैं, आम नागरिक भी। और ये कहा जा रहा है कि कंबोडिया की तरफ हताहतों की संख्या कम है। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं, हालांकि पुष्टि करना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन विस्थापन का आंकड़ा देखिए। हाँ, वो कितना है। थाईलैंड में 1,40,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। 1,40,000। और कंबोडिया में करीब 79,000 से ज्यादा। कुल मिलाकर मतलब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच लोग बेघर हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। वाकई बहुत बड़ी संख्या है। और इस सब का कूटनीतिक रिश्तों पर क्या असर हुआ है। वो तो लगभग ठप पड़ गए हैं। राजदूत वापस बुला लिए गए हैं दोनों तरफ से। दूतावासों का दर्जा भी घटा दिया गया है। जी हाँ, और थाईलैंड ने तो सीमावर्ती जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया है। मार्शल लॉ यानी सेना का नियंत्रण। हाँ, कुछ हद तक कर्फ्यू लगा है, जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, बॉर्डर सील हैं और व्यापार वो भी रुका हुआ है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। लेकिन ये जो तनाव है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। क्या ये सिर्फ हाल की घटनाएं हैं। नहीं नहीं, ये तो मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, औपनिवेशिक काल तक जाती हैं। अच्छा, नक्शों का कुछ मामला है। बिल्कुल, पुराने फ्रेंच नक्शे, खासकर वो प्रे विहार मंदिर और ये ता मोएनथोम मंदिर, इनके आसपास की जमीन को लेकर विवाद है, दशकों पुराना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तो इस पर कुछ फैसला दिया था ना। ICJ ने 1962 में कंबोडिया के हक में फैसला दिया था मंदिर स्थल पर, और 2013 में उसे और स्पष्ट भी किया। तो फिर दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यह है कि मंदिर तो कंबोडिया को मिला, पर आसपास की सीमा का जो सीमांकन है वो आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। वही असली पेंच है। और इसीलिए कंबोडिया फिर ICJ गया है। जी, मध्य 2025 में वो फिर ICJ गए। लेकिन थाईलैंड वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं हम आपस में बात करेंगे, द्विपक्षीय। अच्छा, ये जो थाईलैंड का द्विपक्षीय बातचीत पर जोर है, क्या इसका उनकी सैन्य ताकत से कोई लेना देना है। क्योंकि सुनने में आता है कि थाई सेना काफी बड़ी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आंकड़ों को देखें तो थाईलैंड के पास करीब 3,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। और कंबोडिया के पास 1.25 लाख के करीब। और सिर्फ संख्या नहीं, थाईलैंड की वायुसेना बेहतर है, F-16 जैसे विमान है, जमीनी क्षमता भी ज्यादा है। और कंबोडिया ज्यादातर पुराने चीनी सिस्टम पर निर्भर है। तो ये जो सैन्य असंतुलन है, ये शायद थाईलैंड को लगता है कि द्विपक्षीय बातचीत में उन्हें एक बढ़त देगा। समझ रही हूँ। और इस सब के बीच दोनों देशों की अपनी अंदरूनी राजनीति का भी तो असर होगा। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। थाईलैंड में देखिए, प्रधानमंत्री पेतोंगातान शिनावात्रा को जून में निलंबित कर दिया गया था। हाँ, वो एक लीक कॉल का मामला था ना। जी, कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ। जी वही। उससे थाईलैंड में राजनीतिक गठबंधन टूट गया, अस्थिरता पैदा हुई। और कंबोडिया में प्रधानमंत्री हुन मानेट इस पूरे संघर्ष को राष्ट्रीय संप्रभुता और आप कह सकते हैं राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर पेश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ राष्ट्रवाद का माहौल भी गर्म है। तो अब दुनिया क्या कर रही है। क्या कोई बीच बचाव, कोई शांति वार्ता की कोशिश हो रही है। हाँ, कोशिशें हो रही हैं। आसियान, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, हाँ, आसियान, उसकी अध्यक्षता अभी मलेशिया के पास है।
और मलेशिया आज से ही 28 जुलाई से कुआलालंपुर में शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। अच्छा, ये आज की बड़ी खबर है। और कौन शामिल है इसमें? अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस पर बंद कमरे में बैठकें की हैं। तो बातचीत शुरू हो रही है। कंबोडिया की क्या मांग है? कंबोडिया कह रहा है कि तुरंत बिना किसी शर्त के युद्ध विराम हो। और थाईलैंड? थाईलैंड सहमत तो हुआ है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरत रहा है। वो ईमानदारी या सिंसेरिटी शब्द पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि द्विपक्षीय चैनल ज्यादा बेहतर हैं। उनकी शर्तों में ये जो बारीक सा फर्क है ना, ये देखने लायक है। तो अगर हम सब समेटें, जुलाई 2025 के आखिर में संघर्ष एकदम से बहुत बढ़ गया। जड़ें पुरानी हैं, ऐतिहासिक विवाद है, लेकिन हाल की घटनाओं और राजनीति ने इसे हवा दे दी है। हाँ बिल्कुल, राजनयिक रिश्ते लगभग टूट चुके हैं। थाई सीमा पर मार्शल लॉ जैसी स्थिति है, लेकिन अब आसियान की अगुवाई में बातचीत की एक खिड़की खुली है। आगे क्या हो सकता है? क्या उम्मीद करें इस बातचीत से? देखिए, सब कुछ इसी बातचीत पर निर्भर करेगा। अगर ये सफल होती है तो शायद तनाव कम हो, युद्ध विराम लागू हो जाए, शरणार्थी धीरे धीरे लौटें। और अगर नहीं? अगर बातचीत नाकाम होती है तो डर है कि लड़ाई और बढ़ सकती है। ये एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। आर्थिक असर भी तो पड़ रहा होगा, व्यापार वगैरह पर। हाँ बिल्कुल, व्यापार में करीब 60 अरब बात यानी लगभग 1.6 अरब डॉलर का नुकसान तो हो ही चुका है। सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है जी, ये जो थाईलैंड ईमानदारी पर जोर दे रहा है, इस ऐतिहासिक संदर्भ, सैन्य असंतुलन और राष्ट्रीय गौरव के माहौल में इस ईमानदारी का असली मतलब दोनों पक्षों के लिए क्या होगा? ये शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पे आगे नजर रखनी होगी। ईमानदारी की परिभाषा क्या होगी इस बातचीत में, ये देखना होगा।